एक और तूफान उनका इंतजार कर रहा था। जिस बंगले को उन्होंने तोड़ा था वह मेक्सिको के खूंखार बंदूक और बारूद के व्यापारी मार्टिन का था। मार्टिन ने माइकल की मौत का ऐलान किया और उसकी जान बख्शने के बदले बंगले की कीमत वसूली। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? शायद हाँ। जरा इन जनाब को भी मेरी पहचान से रूबरू करवाओ। मार्टिन मद्रासो। दुनिया इसे व्यापारी कहती है, अंडरवर्ल्ड इसे सरताज मानता है। इस पर गैर कानूनी नशे के कारोबार चलाने का आरोप लगा था, लेकिन इसके खिलाफ गवाही देने वाले लोग मार दिए गए और मुकदमा गिरा दिया गया। शाबाश बच्चे। माइकल, मेरा तुमसे एक सवाल है। तुमने मेरे शानदार बंगले को मलबे में क्यों बदल दिया? मुझे लगा उसका मालिक मेरी बीवी के साथ सो रहा था। एक टेनिस कोच के लिए वो कोठी कुछ ज्यादा ही शाही नहीं थी? उस वक्त मेरी अक्ल पर गुस्से का पर्दा पड़ा था। अब उसकी भरपाई तुम करोगे और मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत लगभग 25 लाख के आसपास बैठेगी। इतनी बड़ी रकम कमाने का रास्ता सिर्फ एक ही दलदल से होकर जाता है। पुराने दोस्तों से संपर्क करना होगा। मुझे थोड़ी देर सोचने दो फ्रैंकलिन। यही से माइकल की तकदीर ने फिर करवट ली और उसे उसी अंधेरी गली में वापस खींच लाई जहां से वो कभी जान बचाकर निकला था। उसकी किताब में पैसे कमाने का बस एक ही उसूल था, डकैती, लूट, खून पसीने से लिखा गया खेल। बीते बरसों में उसने अपनी उस खूनी जिंदगी से दूर भागने की हर मुमकिन कोशिश की थी। परिवार चुना, सुकून ढूंढा और एक शरीफ इंसान बनने का ढोंग रचा। मगर जब हालात गला दबोच ले तो इंसान को वही हथियार उठाने पड़ते हैं जिन्हें वो दफना चुका होता है। मजबूर होकर उसने अपने पुराने साथी लेस्टर से संपर्क किया। एक होशियार और चालाक हैकर अपने मरे हुए दोस्त का स्वागत नहीं करेगा कमीने। मुझे यकीन था कि एक दिन तू मेरे घर जरूर आएगा, लेकिन मैं तो मर चुका था। मौत भी तुझे झेल नहीं पाई। अब मुद्दे पर आ, कौन सी मुसीबत तुझे मेरे दरवाजे तक घसीट लाई है? तुझे कैसे मालूम? उलझने ही इंसान को अतीत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर करती है। मैं कभी एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया लेस्टर। देर आए दुरुस्त आए। मेरे लिए काम करके अपनी दोस्ती का मुआवजा चुका देना। मुझे एक जोखिम भरा काम करवाना है और तुझे मेरी मदद चाहिए। दोनों फायदे में रहेंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। खैर, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। ना तूने सरकार को मेरा नाम दिया, ना ही मुझे धोखा दिया। रही बात तेरी, मैंने भी तेरा राज दफनाए रखा कि तू किसी कब्र में सड़ने के बजाय एक ऐसी शादी में गल रहा है जहां तेरी बीवी और बच्चे तेरी कद्र नहीं करते। लेकिन इसी बीच माइकल को फिर याद आ गया कि उसने ये जिंदगी छोड़ी ही क्यों थी। क्यों उसने अंडरवर्ल्ड की राह से मुंह मोड़कर एक परिवार चुना था। जब उसका अपने ही बेटे से टकराव हुआ तो उसे एहसास हो गया कि ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, उसके अपने घर के अंदर भी चल रही है। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? वो मेरा टीवी था। जुबान संभाल कर बात करो। आज माँ की बात सच साबित हो गई। आपको अपने परिवार के जज्बातों की कोई कद्र नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करो। वाह पापा, क्या शानदार सीख है। टीवी तोड़कर दी गई ये नसीहत हमेशा याद रहेगी। एक बाप होने के नाते मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत का तरीका सच में कमाल है पापा। पहले चीजें तोड़ते हैं, फिर उसे नेकी का नाम देते हैं। माइकल और उसके परिवार के बीच के फासले बढ़ते जा रहे थे। उसके बच्चे और बीवी उससे नफरत करने लगे थे। बदकिस्मती से माइकल के पास फिलहाल आगे बढ़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। कर्ज की जंजीरें तोड़ने के लिए उसे उसी राह पर लौटना पड़ा जिसे वो कभी छोड़ आया था। इसलिए उसने गहनों की दुकान में चोरी करने की योजना को अंजाम देने का फैसला किया। जगह और पहरे की कमजोरी कहती है कि पेचीदे रास्ते इस डकैती में काम नहीं आएंगे। हालात सादगी मांगते हैं। अंदर घुसने से पहले हम उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे। शोरूम का पहरेदार बाईं तरफ होगा। हम उसे बेहोश करेंगे और ठीक 15 सेकंड बाद तुम अंदर घुसोगे। तुम कर्मचारियों पर कड़ा दबाव बनाओगे। एक आदमी भीड़ संभालेगा। तब तक मैं और लेस्टर काउंटर से सारा माल समेट लेंगे। पूरे काम में बस 90 सेकंड लगेंगे। आखिरकार डकैती का दिन आ गया। माइकल और उसकी टोली ने अपनी पहचान बदली और सुरक्षा कवच पहना जो उनके सिर और जिस्म को ढाल की तरह बचा सके, और फिर शोरूम पर धावा बोल दिया। देवी और सज्जनों, मैं आपको 10 सेकंड की मोहलत देता हूँ। मुझे आपकी कीमती सांसें खत्म करने पर मजबूर मत कीजिएगा। बिना होशियारी दिखाए जमीन पर बैठ जाइए। कांच तोड़कर उन्होंने सारे गहने चुरा लिए। मिशन की कामयाबी की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। लेकिन उसी वक्त माइकल ने कुछ ऐसा बोला जो भविष्य में उसकी शांत जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाला था। मैंने पुलिस को खबर कर दी है। तुम बच नहीं पाओगे। इंसान रोजाना 1000 बातें भूलता है। समझदारी इसी में है कि आज इस चेहरे को उन्हीं भूलों में दफन कर दो।
इसके बाद वे सभी वहां से भाग निकले। लेस्टर ने उनसे वादा किया कि डकैती से कमाया गया मुनाफा उन्हें थोड़े समय बाद मिल जाएगा। जब वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगे, तभी एक सरकारी अफसर माइकल के घर आ पहुंचा। उसने उन्हें एक क्लिप दिखाई जिसमें वही पहरेदार राष्ट्रीय टेलीविजन पर माइकल की डकैती का बयान दे रहा था। मैंने उन लुटेरों का डटकर सामना किया। उनमें से एक ने तो ये भी कहा कि इंसान रोजाना हजारों बातें भूलता है और समझदारी इसी में है कि मैं उनका चेहरा अपनी यादों से मिटा दूं। ये खबरें ट्रेवर तक भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने ये समाचार सुना, वो एक ही पल में माइकल के शब्द पहचान गया। इंसान रोजाना 1000 बातें भूलता है, समझदारी इसी में है कि आज इस चेहरे को उन्हीं फूलों में दबा। वो ये देखकर दंग रह गया कि उसका दोस्त मौत को मात देकर लौट आया है। हैरानी और खुशी ने उसे एक साथ जकड़ लिया। लगभग 10 साल बीत गए। मैंने तुम्हारी मौत का मातम मनाया था दोस्त, लेकिन तुम तो मरे ही नहीं थे। तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त थे माइकल। अब तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे इस पुनर्जन्म के बाद सबसे पहले तुम्हारी दहलीज पर कौन दस्तक देने वाला है। ट्रेवर का दिल धोखे की आग में धड़क रहा था। हर धड़कन में गुस्से की लपटें उठ रही थी। पिछले 9 सालों से ट्रेवर ने अपने दोस्त की मौत का शोक मनाया और माइकल ने ये जानते हुए भी उसे अंधेरे में रखा। जो दोस्त कभी कदम से कदम मिलाकर चलते थे, हर जुर्म हर खतरे में साथ होते थे, जिनके बीच भरोसे का रिश्ता, आज वही रिश्ता धोखे की बुनियाद पर खड़ा नजर आ रहा था। ट्रेवर के लिए यह कोई साधारण धोखा नहीं था, बल्कि दोस्ती के नाम पर किया गया कत्ल था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। पुनर्मिलन की शुरुआत थी।